हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। राजस्थान रीट मेंस की तैयारी कर रहे लेवल 1 और लेवल 2 के विद्यार्थी, इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आज एनसीईआरटी और आरबीएससी बेस्ड के वन लाइनर टॉप मोस्ट प्रश्न लेके आए हैं। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन, ठीक है दोस्तों। और इसमें हम 6 अध्याय पहले ही सोल्व कर चुके हैं और आज हम 7वां अध्याय लेके आए हैं। तो आज हम कक्षा 6 को समापन कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखो, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो क्या है, जल संसाधन एवं संरक्षण, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, राजस्थान में जल विभाजक है। तो दोस्तों, राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। देखो दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान की आकृति इस तरह की, ठीक है, इस तरह की, ठीक है, पता है ये आपको, ठीक है। इसको मान लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अरावली पर्वतमाला इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ से इधर नदियाँ चली जाती है, ठीक है, ऐसे चली जाती है, और यहाँ से इधर चली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यानी कि जल विभाजक का जो काम करता है वो क्या करता है, अरावली पर्वतमाला करती है, ठीक है दोस्तों। चलो, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे, अपवा क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में व्यक्त कर प्रभावित करती है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उसको हम जल विभाजक रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान की जो जल विभाजक रेखा है वो अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। आगे देखिए आप, राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों, 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से अपवाह तंत्र है राजस्थान में। तो दोस्तों देखो, एक तो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ, तो एक तो ये अपवाह तंत्र हो गया। दूसरा अरब सागर में जाने वाली, ठीक है, तो ये अरब सागर में चली जाएंगी। और तीसरी बात करें अपन, तो आंतरिक अपवाह, जो कि राजस्थान में से ही नदी बनेगी और राजस्थान के अंदर ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आंतरिक अपवाह, ठीक है। तो 3 प्रकार के अपवाह तंत्र हो गए, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र, ठीक है दोस्तों। चलो, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ किस नदी में मिलती है। तो देखो दोस्तों, कौन कौन सी की बात चल रही है, बनास की बात चल रही है, ठीक है। बनास है, काली सिंध है, पार्वती है। तो दोस्तों, ये जो नदियाँ हैं, ठीक है, ये यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसका प्रारूप मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे इधर से चंबल आती है, चंबल में काली सिंध आती है और काली सिंध यहाँ मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। अब इधर से क्या जाता है दोस्तों, इधर से पार्वती आती है, तो पार्वती आके मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। और इनकी बात करें अपन, तो दोस्तों राजस्थान के सवाई माधोपुर कोटा के जो विद्यार्थी हैं वो इस मैप को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखो, काली सिंध है वो गड़ेपान के पास से निकलती है, और गड़ेपान के पास से ये काली सिंध निकलती है और ये चंबल में मिल जाती है। और एक सवाई माधोपुर के बॉर्डर पर एक स्थान पड़ता है दोस्तों, झरेल बालाजी, ठीक है दोस्तों, झरेल के बालाजी, ठीक है। उस जगह पे आके आपने देखा हो तो वहाँ आके ये इसमें आके मिल जाती है, ठीक है दोस्तों, काली सिंध, ठीक है। और इधर से ये चंबल तो आती है कोटा होते हुए, ठीक है दोस्तों। अब रही बात दोस्तों पार्वती की, तो दोस्तों ये पार्वती है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाती हुई ये नदी है जो कि चंबल में जाके मिल जाती है दोस्तों, ठीक है, चंबल में जाके मिल जाती है। और फिर जैसे ही ये थोड़ी आगे बढ़ती है तो ये चंबल बन के आती है, ठीक है, चंबल बन के जाती है। और चंबल में इधर से एक सीप नदी आती है, सीप नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के श्योपुर से होती हुई आती है, श्योपुर जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकल के आती है। और ये सीप नदी यहाँ आके मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। और इधर से बात करें अपन, तो इधर से बनास आती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप चंबल, और इधर से अपन बात करें तो ये बनास, ठीक है, बनास, और इधर से ये अपने सीप नदी, ये जो तीनों नदियाँ जहाँ पर मिलती है, ठीक है दोस्तों, यहीं पर रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वर, ठीक है, रामेश्वर धाम है, रामेश्वर धाम जो कि त्रिवेणी धाम है दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि ये भी आपसे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि सीप, चंबल और बनास, इन तीनों का संगम कहाँ पर होता है। तो दोस्तों ये रामेश्वरम में होता है दोस्तों, ठीक है। ये वो रामेश्वरम नहीं है दोस्तों तमिलनाडु वाला, ठीक है, ये अलग रामेश्वर है, ठीक है। चलो आगे देखिए आप, यमुना नदी किस में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचाती है। तो दोस्तों फिर यमुना, अब देखो मैंने जो बताया था आपको, अब चंबल बन गई ना दोस्तों ये, और ये चंबल ही जाके किस में मिल जाती है दोस्तों, ये यमुना में मिल जाती है। और यमुना किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो इस तरह से ये जल बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाता है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन, यमुना नदी किस में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचाती है। तो दोस्तों ये किस में मिलकर,
गंगा में, ठीक है। आगे देखिए आप, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो दोस्तों देखो, लूनी है, माही है, साबरमती है और पश्चिमी बनास है तथा उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये सब अरब सागर में जाके जल को गिराती है, ठीक है। आगे देखिए आप, ऐसी नदियाँ जो समुद्र में पहुंचकर चल भाग में ही विलुप्त हो जाती है, यानी कि समुद्र में नहीं जाती है और बीच में विलुप्त हो जाती है ना। तो इनको क्या कहा जाता है? तो इन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये मतलब राजस्थान में ही जन्म लेती है, यानी कि राजस्थान में से निकलती है और राजस्थान में ये समाप्त हो जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, राजस्थान में आंतरिक अफवाह की प्रमुख नदियाँ, राजस्थान में आंतरिक अफवाह की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो दोस्तों ये कौन कौन सी है? घग्गर नदी है, जिसको हम सरस्वती भी बोलते हैं, इसको द्विस्वती, ठीक है, द्विस्वती ये भी बोलते हैं इसको, और इसको घग्गर भी बोलते हैं और इसको सरस्वती बोलते हैं, ठीक है। बाणगंगा है, कांतली है, साबी है और रूपारेल है और मेड़ नदी है। ये सभी दोस्तों जो नदियाँ हैं ये आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, चंबल नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो दोस्तों चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और दोस्तों चंबल जो है इंदौर से निकल कर आती है, ठीक है दोस्तों, इंदौर के, ठीक है, इंदौर से निकल कर आती है। और हम बात करें इंदौर के भी तो जाना पाओ, ठीक है, जाना पाओ पहाड़ी से, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, राजस्थान की बारामासी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों चंबल नदी है, जो कि बारामासी नदी है। और चंबल नदी राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो दोस्तों ये भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है, ठीक है। यानी कि चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है भैंसरोडगढ़, ठीक है, वहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है। तो दोस्तों राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों ये 6 जिलों में बहती है। कौन कौन से जिले हैं? तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है और करौली है, धौलपुर है, ठीक है दोस्तों। यानी कि राजस्थान का बॉर्डर बनाती हुई निकलती है। और प्रवेश कहाँ से करती है? भैंसरोडगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। चंबल नदी राजस्थान में कितने जिलों में बहती है? तो दोस्तों ये प्रश्न फिर आ गया, देखो 6 जिलों में प्रवेश करती है। राजस्थान का उद्योग नगर कोटा, ठीक है, उद्योग नगर क्या है? कोटा है, ठीक है। और कोटा किस नदी के किनारे? तो कोटा चंबल नदी के किनारे, आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है। बनास नदी का उद्गम, तो बनास नदी का उद्गम, तो बनास कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों राजसमंद जिले के, ठीक है, राजसमंद जिले से बनास नदी निकलती है और ये खमनौर, ये खबर की पहाड़ियाँ नहीं दोस्तों, खमनौर है, खमनौर, ठीक है, खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, बनास नदी का बहाव क्षेत्र, तो बनास नदी किन किन जिलों में बहती है? तो दोस्तों बनास राजसमंद में तो बहेगी, क्योंकि राजसमंद से तो निकलती है। उसके बाद में चित्तौड़ में जाती है, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर, इन जिलों में बहती है। और दोस्तों यहाँ आकर ये किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिलती है, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको मैप के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो सवाई माधोपुर के रामेश्वरम के निकट, ठीक है, वहाँ पर मिलती है। बनास नदी है तो दोस्तों बनास एक मौसमी नदी है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? तो दोस्तों बनास नदी, ठीक है, बनास नदी ही राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। हालांकि चंबल भी बहुत लंबी है दोस्तों, लेकिन दोस्तों चंबल मध्य प्रदेश से आती है, इसलिए राजस्थान की सबसे लंबी नहीं है, ठीक है। बनास नदी की लंबाई की बात करें दोस्तों तो 480 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 480 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, बनास नदी के तट पर स्थित नगर है, तो बनास नदी के तट पर स्थित नगर कौन सा है दोस्तों? टोंक, सवाई माधोपुर, ठीक है। टोंक और सवाई माधोपुर दोनों बनास नदी के तट पर बसे हुए हैं। बनास के प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो दोस्तों बनास की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? मैनाल है, कोटारी है, भेड़च है और खारी है दोस्तों, ठीक है। कौन कौन सी है? मैनाल, कोटारी, भेड़च, खारी, ठीक है। तो ये बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। लूनी नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो दोस्तों लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है, ठीक है दोस्तों। और अजमेर की बात करें तो अजमेर के गोविंदगढ़ से, ठीक है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? अजमेर के गोविंदगढ़ से, ठीक है, निकलती है। लूनी नदी का उद्गम किन दो धाराओं के मिलने से होता है? तो दोस्तों लूनी नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो सरस्वती और साबरमती, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो सरस्वती और दूसरी बात करें अपन तो साबरमती, ठीक है। ये दो धाराएं हैं दोस्तों, इन दोनों धाराओं के मिलने से लूनी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। आगे बात करें अपन तो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है, तो दोस्तों लूनी नदी का बहाव क्षेत्र की बात करें हम तो दोस्तों लूनी नदी कहाँ कहाँ बहती है? अजमेर में बहती है, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, ठीक है, होते हुए कच्छ की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। लूनी नदी का पानी कहाँ के बाद खारा हो जाता है? तो दोस्तों लूनी नदी का जो पानी है वो बाड़मेर ज़िले के बालोतरा में, ठीक है, बाड़मेर ज़िले में बालोतरा एक स्थान पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पर एक झील है दोस्तों, ठीक है, बालोतरा, वहाँ से ये खारा पड़ जाता है दोस्तों, ठीक है। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? तो लूनी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो जोजरी है, बांडी है, मीठड़ी है, जवाई है, खारी है, सुकड़ी है, सांगी है, गुहिया है,
ठीक है दोस्तों। कौन कौन सी? जोजरी, बांडी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया। ठीक है दोस्तों, 4-5 बार पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये सब किसकी है? लूणी की सहायक नदियाँ। ठीक है, आगे देखिए आप, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों माही नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से। ठीक है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से माही नदी निकलती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, माही नदी राजस्थान के किन 2 ज़िलों में बहती है? तो दोस्तों ये कौन 2 ज़िलों में बहती है? तो ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 2 ज़िलों में बहती है। माही नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों माही की, सोम और जाखम है दोस्तों। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट करके ये बताएंगे कि माही, सोम, ठीक है, और जाखम। ठीक है दोस्तों, जाखम, इन तीनों नदियों का संगम जहाँ होता है उसके बारे में आप डिटेल से मुझे बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, माही नदी कहाँ अपना जल कहाँ ले जाती है? माही नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? तो दोस्तों ये कहाँ ले जाती है? खंभात की खाड़ी में। ठीक है, आगे देखिए आप, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो बाणगंगा नदी दोस्तों जयपुर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, जयपुर से निकलती है बाणगंगा। ठीक है, आगे देखिए आप, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों बेराट की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी। ठीक है, बे से बेराट और बे से बाणगंगा। ठीक है, कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घाना पक्षी उद्यान में नमभूमि का निर्माण करता है? तो दोस्तों बाणगंगा नदी का। ठीक है, बाणगंगा नदी का पानी भरतपुर में घाना पक्षी उद्यान में नमभूमि का निर्माण करता है। नम भूमि को अपन बोलते हैं दोस्तों वेटलैंड। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? वेटलैंड बोलते हैं। ठीक है, अब पिछली रीट में एक प्रश्न आया था दोस्तों, 2021 वाली रीट में, 2021 वाली जो रीट हुई थी उसमें एक प्रश्न आया था, 2021 वाली में, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, वेटलैंड डे का मतलब होता है दोस्तों आर्द्रभूमि। ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है, तो ये भी आप भूल लेना, ये भी याद रखें आप। ठीक है, किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों अर्जुन की गंगा की बात करें तो बाणगंगा को। ठीक है, बाणगंगा को। देखो अर्जुन क्या चलाते हैं दोस्तों? बाण चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, घग्गर नदी का उद्गम स्थल है तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल दोस्तों, घग्गर कहाँ से आती है? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से आती है। ठीक है, आगे बात करिए, घग्गर नदी है तो दोस्तों घग्गर नदी एक आंतरिक प्रवाह की नदी है दोस्तों। कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की नदी, यानी कि राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में दोस्तों ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो दोस्तों हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। घग्गर नदी कहाँ से भूमिगत हो जाती है? तो भूमिगत की बात करें अपन तो गंगानगर से ये भूमिगत हो जाती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी मानी जाती है? तो दोस्तों ये किसकी सहायक नदी मानी जाती है? तो सरस्वती की मानी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? तो दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के मंदिर कहा है दोस्तों। ठीक है, आधुनिक भारत के मंदिर। ठीक है, आगे देखिए आप, चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों ये एमपी और राजस्थान की। ठीक है दोस्तों, एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो दोस्तों 4 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से बनाए गए हैं? चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो गांधी सागर। ठीक है, और गांधी सागर की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर है? मंदसौर में। ठीक है, मंदसौर में, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। आगे देखिए आप, चंबल नदी पर बना चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध है? अब देखो जैसे ये भैंसरोडगढ़ से चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, राजस्थान के भैंसरोडगढ़ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो जैसे प्रवेश करती है तो वहाँ राणा प्रताप सागर है, तो चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर। देखो राणा प्रताप, तो प्रताप कहाँ के थे दोस्तों? चित्तौड़ के थे, तो आपको याद रह जाएगा ये। ठीक है, चित्तौड़गढ़। अब आगे बात करें तो दोस्तों ये जैसे कोटा में आती है तो कोटा में भी 2 बांध बंधे हुए हैं इस पर। तो चंबल नदी पर बना कोटा जिले में कौन सा बांध है? तो कोटा में एक तो जवाहर सागर है दोस्तों, कौन सा है? जवाहर सागर बांध है, और दूसरा दोस्तों कोटा बैराज है। ठीक है, चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है तो दोस्तों चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर विद्युत बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। यही है कि दोस्तों कोटा में कभी आप जाना, कोटा एक मात्र ऐसा शहर है दोस्तों जहाँ 24 आवर्स घरों में पानी आता है दोस्तों, यानी पानी की कोई किल्लत नहीं है, क्योंकि चंबल है दोस्तों कोटा में। और विद्युत की भी बात करें दोस्तों तो कोटा के अंदर कभी मतलब विद्युत जाती नहीं है दोस्तों, मतलब लाइट जाती नहीं है वहाँ बिल्कुल भी। देखना आप कभी आओ कोटा में आप। ठीक है, आगे देखिए आप,
माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की है? तो दोस्तों माही बजाज सागर है राजस्थान और गुजरात की, ठीक है। माही बजाज सागर बांध स्थित है, तो दोस्तों माही बजाज सागर जो बांध है वो बांसवाड़ा में है दोस्तों, ठीक है। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में। माही बजाज सागर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पेयजल है, जल विद्युत है और सिंचाई है, ठीक है। पेयजल भी है, जल विद्युत भी है और सिंचाई भी है, ठीक है। बीसलपुर परियोजना का संबंध किस ज़िले से है? तो बीसलपुर, देखो दोस्तों बीसलपुर कहाँ पर है? तो ये टोंक जिले में है, तो टोंक जिले में है, ठीक है। बीसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर में स्थित है। और दोस्तों इसकी बात करें अपन तो ये बीसलपुर गाँव में है। किस में है? बीसलपुर गाँव में, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, बीसलपुर बांध से किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है? तो दोस्तों बीसलपुर बांध से बात करें अपन तो जयपुर को होती है, अजमेर को होती है और टोंक को होती है, ठीक है, 3 जिलों को। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो सरदार सरोवर गुजरात की है, मध्य प्रदेश की है, महाराष्ट्र की है और राजस्थान की, ठीक है। 4 जिलों की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। अब दोस्तों नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में मैं बता दूं आपको, ठीक है। बात करें अपन तो मध्य प्रदेश में यहाँ से जैसे नर्मदा नदी निकलती है तो दोस्तों ये कुछ मात्रा में महाराष्ट्र होते हुए, महाराष्ट्र के बाद गुजरात होते हुए, कुछ भाग राजस्थान का होते हुए ये सीधी अरब सागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के किन जिलों को फ़ायदा मिलता है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के बाड़मेर, जालौर जिले में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, जवाई बांध कहाँ पर है? तो जवाई जी कहाँ के हैं? पाली के हैं दोस्तों। जवाई जी कहाँ के हैं? पाली के हैं, ठीक है। जवाई जी कहाँ से आए? पाली से आए, ठीक है। आगे देखिए आप, सोम कमला अम्बा परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों सोम कमला और अम्बा डूंगरपुर से है। मानसी वागल परियोजना की बात करें तो ये उदयपुर से संबंधित है। जाखम परियोजना का संबंध किस ज़िले से है? तो जाखम परियोजना की बात करें तो जाखम परियोजना का संबंध जाखम नदी पर बांध बनाया गया है और ये प्रतापगढ़ में है, ठीक है दोस्तों। परंपरागत जल स्रोत की बात करें तो परंपरागत का मतलब होता है दोस्तों पुराने ज़माने के, ठीक है। तो कुएँ हैं, बावड़ियाँ हैं, जोहड़ है, टाँके हैं, खड़ीन है, ठीक है दोस्तों। गोवर्धन सागर और रस सागर झील स्थित है। तो दोस्तों गोवर्धन सागर और रस सागर झील दोस्तों उदयपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। जना सागर झील स्थित है, तो जना सागर झील की बात करें तो दोस्तों ये उदयपुर में है। जना सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में है, ठीक है। जना सागर झील उदयपुर में, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों ये जयसमंद झील का निर्माण किया गया है। और जयसमंद झील की बात करें तो दोस्तों ये सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये जयसिंह ने करवाया था। जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह ने करवाया था। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो दोस्तों ये जयसमंद झील है। जोधपुर की प्रमुख झीलें की बात करें तो जोधपुर के अंदर दोस्तों बालसमंद है, कायलाना है, उम्मेद सागर है। दोस्तों देखो इसमें आप कुछ को तो ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे आप, ठीक है। देखो उम्मेद भवन पैलेस, ठीक है, उम्मेद भवन पैलेस है जो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर, ठीक है। उम्मेद भवन पैलेस, ठीक है, क्या है? जोधपुर के अंदर है। तो उम्मेद सागर भी कहाँ पर होगा? जोधपुर में। और इसके अलावा 2 को आप याद कर लीजिए, ठीक है, बालसमंद और कायलाना, ठीक है। आगे देखिए आप, जैसलमेर में स्थित झील का नाम क्या है? तो दोस्तों जैसलमेर में झील है वो गढ़सीसर, ठीक है, गढ़सीसर झील जैसलमेर में है, ठीक है। गेप सागर झील की बात करें तो गेप सागर झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये डूंगरपुर के अंदर है गेप सागर झील, ठीक है। कोलायत झील की बात करें तो ये बीकानेर के अंदर है, कोलायत झील बीकानेर में है, ठीक है। सिलीसेट झील की बात करें तो दोस्तों ये अलवर के अंदर है। सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर के अंदर है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? तो दोस्तों वर्तमान में जल संरक्षण के देखो दोस्तों बहुत टॉप मोस्ट प्रश्न है दोस्तों ये आपका, ठीक है। रूपटॉप संचय। रूपटॉप का मतलब होता है दोस्तों, देखो अंग्रेजी में दे रखा है रूपटॉप, ठीक है, इस तरह से दे रखा है, ठीक है, रूप और टॉप, ठीक है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए छत पर पानी, ठीक है, छत पर पानी संचय करना, ठीक है। और दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, ठीक है, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर का अध्याय है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। तो इसको भी हम अभी आज में हम देखो दोस्तों कक्षा 6 का जो हमारा राजस्थान है, हमारा राजस्थान की जो बुक चलती है उसको हम ख़त्म कर देंगे दोस्तों आज, ठीक है। यानी कि 2 वीडियो में हमारा राजस्थान ख़त्म दोस्तों। इतना फास्ट और इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको मात्र 30 मिनट में आधी किताब,
ठीक है दोस्तों, हम सोल्व करके दे रहे हैं दोस्तों। और आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा दोस्तों। और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन नेक्स्ट वीडियो बनाकर लाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। रबी की फसल की बुआई कब होती है तो दोस्तों अक्टूबर नवंबर में होती है, ठीक है। रबी की फसल की कटाई कब होती है तो दोस्तों रबी की फसल की बात करें तो अपन ये मार्च अप्रैल में होती है, ठीक है। मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है, ठीक है। रबी की फसल कौन कौन सी है तो दोस्तों गेहूँ है, चावल है, चना है, सरसों है, ठीक है। ये रबी की फसल है। खरीफ की फसल की बात करें तो दोस्तों ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जुलाई अगस्त में बोई जाती है। इसमें बात करें दोस्तों कौन कौन सी है दोस्तों, तो ज्वार है, बाजरा है, मूंग, मूंग नहीं दोस्तों, मूंग है, ठीक है। मूंग है ना, इसको सही कर लेना आप, मूंग है, ठीक है। कपास है, गन्ना है, मूंगफली है, तिल है। दोस्तों जो किसान के बेटे हैं या किसान की बेटी है, ठीक है, वो तो दोस्तों अच्छे से जानते हैं इनको, इन प्रश्नों को तो याद करने की उनको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो शहर में रहने वाले बच्चे हैं बेचारे, उनको तो देखो ये भी रटना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, जायद की फसल बोई जाती है तो दोस्तों जायद की फसल की बात करें तो ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में ये काट ली जाती है, यानी कि मानसून आने से पहले काट ली जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, प्रमुख जायद की फसल कौन कौन सी है तो दोस्तों जायद की फसल की बात करें हम तो कौन कौन सी है दोस्तों, जायद की फसल खरबूजा है, तरबूज है, ठीक है। खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, ये हमारी सब जायद की फसल है, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज कौन सा है तो दोस्तों सर्वाधिक अनाज जो कि राजस्थान में पैदा होता है तो दोस्तों बाजरा है, सरसों है और गंवार है, ठीक है। यानी कि बाजरा, सरसों और गंवार, ठीक है, राजस्थान में उत्पादन होने वाला, ठीक है। यानी कि सरसों भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है, बाजरा भी सबसे ज़्यादा होता है और गंवार भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यानी कि तीनों राजस्थान में पैदा होने वाले अनाज है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, राजस्थान में जौ व चना उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? किसकी बात कर रहा है दोस्तों? जौ की, ठीक है। राजस्थान जौ व चना उत्पादन में तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा चना की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जौ भी कहाँ पर होता है दोस्तों, तो जौ भी कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के बाद में हमारा स्थान है राजस्थान का, ठीक है, हमारा राजस्थान, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, राजस्थान के किस भाग में बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है तो दोस्तों राजस्थान के किस भाग में, तो पश्चिमी भाग में बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्यतः खेती की जाती है तो दोस्तों किसकी खेती की जाती है? मक्का की, ठीक है, खाद्यान्न के रूप में, ठीक है। और दक्षिणी राजस्थान यानी कि देखो दोस्तों प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है, जालोर है ना दोस्तों। और इसके अलावा क्या नाम से, राजसमंद है, पाली है, ये जो नीचे वाले जिले हैं यानी कि राजस्थान का जो नीचे वाला पार्ट है ना दोस्तों, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। यानी कि दक्षिणी राजस्थान में क्या क्या बोया जाता है दोस्तों? खाद्यान्न के रूप में मक्का, ठीक है। राज्य में किस ज़िले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है तो दोस्तों गेहूं का उत्पादन, देखो दोस्तों गेहूं को पानी की आवश्यकता पड़ती है, 4-5 पानी की ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों हम बात करें गंगानगर में सर्वाधिक पानी, क्योंकि यहाँ पर ही महाराजा गंगा सिंह, ठीक है, महाराजा गंगा सिंह क्या लाए थे दोस्तों? गंगा नहर लाए थे दोस्तों, ठीक है, गंगा नहर। ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो गंगा नहर को कौन लाए थे? महाराजा गंगा सिंह, ठीक है दोस्तों, कौन लाए थे? महाराजा गंगा सिंह, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो, पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से कितना हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है तो दोस्तों कितनी होती है दोस्तों? 17.5 लाख हेक्टेयर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर से, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये जो गंगा नहर है ना दोस्तों, गंगा नहर, इसी का नाम है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है दोस्तों आप, ठीक है। राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में कितना प्रतिशत फसल को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है दोस्तों? राजस्थान में जितनी भी फसल बोई जाती है उसका कितना प्रतिशत फसल को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो दोस्तों जितनी बोई जाती है उसके 35% भाग पे ही सिंचाई उपलब्ध है दोस्तों, इसके अलावा सिंचाई उपलब्ध नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है तो दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो दोस्तों कुएँ और ट्यूबवेल से होती है। और कितनी होती है दोस्तों? 66%। कितनी होती है? 66%, ठीक है। आगे देखिए आप, आगे बात करें दोस्तों अपन तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? ट्यूबवेल व कुएँ से होती है और 66%, ठीक है। राजस्थान में नहरों से कितना प्रतिशत सिंचाई होती है तो 33%, ठीक है। नहरों से कितनी होती है? 33%। दोस्तों ये आंकड़े थोड़े डिफिकल्ट हैं और याद करने में आप पढ़ रहे हैं तब तो आपको अच्छे से लग रहे होंगे कि यार याद रह जाएगा, लेकिन दोस्तों ये कन्फ्यूज कर देंगे जब पेपर में आएंगे, वहाँ ऑप्शन 33% भी मिलेगा आपको, 66 भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किन साधनों से होती है तो दोस्तों सबसे कम की बात करें तो तालाब से होती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है तो दूसरा स्थान है दोस्तों, ठीक है। तो पहला कौन का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। पशुपालन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में किया जाता है और दूसरा राजस्थान का, ठीक है।
भारत के कुल पशुधन का राजस्थान में पाया जाता है तो दोस्तों 11.27%। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, 11.27%। ठीक है, यानी कि राजस्थान में देश का 11.27% पशुधन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप 20वीं पशु गणना। ठीक है दोस्तों, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार, 20वीं के अनुसार पूछा गया दोस्तों ये। ठीक है, पशु गणना 2019 के अनुसार किन पशुओं में सर्वाधिक कमी हुई है? तो दोस्तों ऊँट और गधों में। ठीक है, ऊँट और गधों में सर्वाधिक कमी हुई है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है? तो दोस्तों वृद्धि की बात कर रहे हैं तो गाय और भैंस। ठीक है, गाय और भैंस। ठीक है, गाय और भैंस तो क्या हुए हैं दोस्तों, बढ़ोतरी हुई है, इनकी तो क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों ऊँट की बात करें अपन और गधे की बात करें तो ये दोनों कम हुए हैं दोस्तों। ठीक है, और ऊँट को तो दोस्तों पालतू श्रेणी में, ठीक है, पालतू श्रेणी में, ठीक है, किसमें, पालतू श्रेणी में राज्य पशु भी घोषित किया जा चुका है दोस्तों। तो इसके तो संरक्षण की आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, राज्य पशु घोषित किया जा चुका है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये दोस्तों राजस्थान रीट 2018 में, किसमें, राजस्थान रीट 2018 में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप 90 नंबर का अध्याय हमारा है दोस्तों। तो 90 नंबर का अध्याय है और इसका नाम है दोस्तों राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। ठीक है, तो आधारभूत सेवाएं क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों आपको कम समय में पूरा RBSC हमारा राजस्थान मैं सोल्व करवा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। देखो दोस्तों आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हम अगर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो दोस्तों आपका फ़र्ज़ बनता है दोस्तों। ठीक है, आपको एक लाइक करने में क्या जा रहा है दोस्तों, एक लाइक कर दीजिए ना आप। ठीक है दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर दीजिए ताकि बेचारे उनको भी मदद मिल जाए दोस्तों। ठीक है, चलो राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? तो दोस्तों 66.11% राजस्थान की साक्षरता है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में कुल पुरुष साक्षरता की बात करें दोस्तों तो कितनी है? 79.19। राजस्थान में पुरुष साक्षर कितने दोस्तों? 79.19। ठीक है, महिला साक्षरता की बात करें तो दोस्तों महिला साक्षरता कितनी है दोस्तों? राजस्थान में 52.12%। ठीक है, 52.12% राजस्थान में महिला साक्षर है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप राजस्थान में उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो दोस्तों देखो उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करें अपन तो उप स्वास्थ्य केंद्र तो दोस्तों 1000 की आबादी पर। ठीक है, कितने की आबादी पर? 1000 की पे। और राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें दोस्तों, ठीक है, किसकी? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी आबादी वाले क्षेत्र में किए जाते हैं? तो दोस्तों 30,000 की में। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो ये 30,000 की आबादी पर। ठीक है, जो कि लगभग तहसील स्तर पर होते हैं दोस्तों ये। ठीक है, आप यूँ मान के चल सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में 1 लाख की आबादी वाले स्थानों पर कौन से केंद्र स्थापित किए जाते हैं? तो दोस्तों ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1 लाख की आबादी पर। ठीक है, जहाँ 1 लाख की आबादी है यानी कि जिला स्तर पर मान सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलते हैं। ठीक है, राजस्थान के 33 जिलों में कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं? तो खोले जाएंगे तो ये 30 जिलों में। ठीक है, राजस्थान के 33 जिलों में से कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो दोस्तों 30 जिलों में खोले जाएंगे। ठीक है, अब 3 जिलों में किन में नहीं खोले जाएंगे उनका आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता कहाँ खुलवाया जाता है? तो दोस्तों ये डाक विभाग में खुलवाया जाता है। ठीक है, भारतीय डाक में। ठीक है, आगे देखिए आप दोस्तों डाक से संबंधित एक प्रश्न आया था दोस्तों सन 2022 रीट में। ठीक है, तो दोस्तों उसमें इस तरह से प्रश्न आया था, मुझे ध्यान ना आ रहा है, शायद प्रश्न था उसमें दोस्तों कि प्राचीन काल में सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है, प्राचीन काल में सूचनाओं का आदान प्रदान किस माध्यम से किया जाता था? तो दोस्तों उसमें ऑप्शन कुछ दे रखे थे और उसमें एक ऑप्शन था हर कार्य। ठीक है, हर कार्य, और हर कार्य किसको कहा जाता है दोस्तों? डाकिया को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, किसको कहा जाता है? डाकिया को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना की गई, कब की गई थी? तो दोस्तों ये 1964 में की गई थी और 1 अक्टूबर को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? तो दोस्तों जोधपुर में सर्वाधिक लंबाई है। राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ पर है? धौलपुर में। देखो दोस्तों यहाँ आप इस तरह से भी अच्छे से समझ सकते हैं कि देखो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से हम जिलों की बात करें तो जैसलमेर सबसे बड़ा है दोस्तों, और जैसलमेर के बाद में बात करें अपन तो फिर उसके पास में लगा हुआ है जोधपुर। तो जोधपुर लगभग बड़ा सा है,
तो क्षेत्रफल सर्वाधिक ज़्यादा होगा ना भाई सड़कों का, तो इस तरह से आप इसको आइडिया लगा लीजिए, ठीक है। और धौलपुर की बात करें तो धौलपुर देखो राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है दोस्तों, ठीक है। किसमें? क्षेत्रफल में, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा ज़िला है धौलपुर। तो धौलपुर में जब क्षेत्रफल में सबसे छोटा है तो सड़कें सबसे कम यही होगी, ठीक है दोस्तों। तो धौलपुर में सबसे कम सड़कें हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो जोधपुर में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जोधपुर में और सबसे कम धौलपुर में। राजस्थान में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो दोस्तों NH-15 है, ठीक है दोस्तों, NH-15। और दोस्तों NH-15, ठीक है, NH-15 है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसका जो नया नाम है दोस्तों NH-15 का, वो क्या कर दिया है दोस्तों, तो इसका NH-68 क्या कर दिया है, NH-68 11 और 62, NH-68 11 62, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना आपको। अब पूछा दोनों तरह से जा सकता है भाई, राजस्थान में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-15 है। और NH-15 का नया नाम क्या है दोस्तों, तो NH-68 11 82, ठीक है। NH-68 11 82 इसका नया नाम है, ठीक है। आगे देखिए, राज्य का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, तो दोस्तों ये NH-71B, ठीक है। कौन सा है, NH-71B, ये राज्य का सबसे छोटा राजमार्ग है। NH-71B का नया नाम क्या है, तो दोस्तों नया नाम क्या है इसका, NH-919, ठीक है, 919, ठीक है दोस्तों। क्या है, NH 919, ठीक है दोस्तों, ये इसका नाम है। राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं, तो दोस्तों राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं। कौन कौन से हैं, एक तो दोस्तों उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर और पश्चिम जोन है, ठीक है, उत्तर पश्चिम जोन है। और एक पश्चिम मध्य है, ठीक है। एक कौन सा है दोस्तों, पश्चिम मध्य है, ठीक है दोस्तों, पश्चिम मध्य 2 जोन है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल है, तो दोस्तों रेलवे के मंडलों की बात करें तो जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, बीकानेर है और कोटा है। देखो दोस्तों 5 तो मंडल है। और रेलवे जोन की बात करें अपन तो दोस्तों ये कितने हैं, 2 है, उत्तर पश्चिम रेलवे। और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, ये अपने जयपुर में दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है, तो दोस्तों तो ये उदयपुर के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है, उदयपुर में। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी, तो दोस्तों ये आगरा फोर्ट, ठीक है, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में। कहाँ पर, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में। और बांदीकुई कहाँ पर है दोस्तों, तो ये दौसा के अंदर है। कहाँ पर है, दौसा के बीच में, ठीक है, आगरा फोर्ट से दौसा तक, ठीक है। और इसकी बात करें दोस्तों तो ये अप्रैल 1874 में कब चलाई गई थी दोस्तों, अप्रैल 1874 में कब चलाई गई थी, अप्रैल 1874 में चलाई गई थी दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन दोस्तों, तो हमारा जो है अब लोक कला लोक संस्कृति एवं कला, ये 10वें नंबर का हमारा चैप्टर है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली कितनी है, तो दोस्तों पूर्वी राजस्थानी भाषा की बात करें तो 4 है दोस्तों। कौन कौन सी है, देखो पूर्वी राजस्थानी की बात करें तो ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मेवाती है और अहिरवाटी है, ठीक है दोस्तों, ये चारों है। ढूंढाड़ी की बात करें दोस्तों तो ये जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है ढूंढाड़ी, ठीक है। हाड़ौती की बात करें तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। मेवाती की बात करें तो दोस्तों अलवर, इसके अलावा क्या नाम से भरतपुर है ना, नहीं भरतपुर में थोड़ा ब्रज भी बोली जाती है, ठीक है। अलवर साइड की बात करेंगे अपन, ठीक है। आगे देखिए आप, पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि गोलियाँ नहीं दोस्तों, बोलियाँ, ठीक है, इसको बोलियाँ कर लीजिए आप, ठीक है, बोलियाँ, ठीक है। आगे देखिए आप, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियाँ कितनी है, तो दोस्तों ये 4 है। कौन कौन सी है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, बागड़ी है, शेखावाटी है, ठीक है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। शेखावाटी की बात करें हम दोस्तों तो शेखावाटी कहाँ पर बोली जाती है, ठीक है, कहाँ पर बोली जाती है, शेखावाटी की बात करें तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है, सीकर, चूरू, झुंझुनू में, ठीक है। और मेवाड़ी की बात करें तो दोस्तों उदयपुर वाली बेल्ट में, ठीक है। मारवाड़ी की बात करें तो जोधपुर साइड में। और बागड़ी की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को, ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। गण और गौर शब्द किसका सूचक है दोस्तों, गण शिव का है और गौर पार्वती का है। सावन के महीने में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो दोस्तों सावन के महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, तीज का त्यौहार, ठीक है। भादो माह की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये कजली तीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भादो माह की कृष्ण पक्ष की, ठीक है, भादवे की जो कृष्ण पक्ष है उसकी तीज को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये कजली तीज के नाम से जाना जाता है। और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, सातुड़ी तीज या कजली तीज, ठीक है। होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो दोस्तों होली के 8वें दिन की बात करें तो अपन शीतलाष्टमी मनाई जाती है, ठीक है।
जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सील की डूंगरी पर। कहाँ पर है? सील की डूंगरी पर। उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों बल्लभ नगर कस्बे में, ठीक है। उदयपुर की बात करें, उदयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों बल्लभ नगर कस्बे में। पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों, पुष्कर मेले के आयोजन की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। केला माता का मंदिर स्थित है केला माता का मंदिर स्थित है दोस्तों, ये गलत दे रखा है इसमें, ठीक है। केला माता के मंदिर स्थित है दोस्तों। देखो केला देवी का जो मंदिर है ना दोस्तों, वैसे तो करौली ज़िले में है दोस्तों, ठीक है, करौली ज़िले में। पर मेरे भी ये बात समझ में नहीं आ रहा है, इस बोर्ड की जो बुक है, बोर्ड की बुक में सवाई माधोपुर दे रखा है दोस्तों, ठीक है, सवाई माधोपुर। तो दोस्तों देखो अपन तो यार NCERT और RBSC के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिस बुक में जो दे रखा है। अब इसको क्या माने, लेकिन मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, करौली और सवाई माधोपुर से अगर कोई बच्चे हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वाकई में इसकी लोकेशन किस ज़िले में है, एग्जैक्ट लोकेशन किस ज़िले में है, करौली में या सवाई माधोपुर में, ठीक है। ये कमेंट करके बताएंगे आप, ठीक है। बोर्ड की बुक में सवाई माधोपुर दे रखा है, ठीक है, और मुझे जहाँ तक है पता है ये करौली में होना चाहिए, ठीक है। केला माता के सवाई माधोपुर में स्थित मेले को कहा जाता है दोस्तों, केला माता के सवाई माधोपुर में स्थित मेले को कहा जाता है तो दोस्तों ये लक्खी मेला कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। केला देवी का मेला आयोजित होता है दोस्तों। केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों ये है अपन बात करें दोस्तों तो चैत्र कृष्ण द्वादशी, ठीक है, चैत्र कृष्ण द्वादशी से लेकर चैत्र शुक्ल द्वादशी तक, ठीक है, यानी कि पूरा एक 15 दिन, ठीक है, 15 दिन, ठीक है, यानी कि 15 दिन चलता है दोस्तों, ठीक है। महावीर जी के मेले का आयोजन, ठीक है, महावीर जी के मेले का आयोजन होता है तो दोस्तों महावीर जी के मेले की बात करें तो दोस्तों ये करौली में, ठीक है, करौली में, ठीक है, करौली ज़िले में है महावीर जी, ठीक है। अपन दोस्तों बयाना भरतपुर जाते हैं, बयाना भरतपुर होते हुए मथुरा, ठीक है, मथुरा जाते हैं सवाई माधोपुर होते हुए, तो रास्ते में महावीर जी पड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो करौली में पड़ते हैं ये। और महावीर जी के मेले की बात करें तो चैत्र शुक्ल एकादशी से, चैत्र शुक्ल एकादशी, ठीक है, चैत्र शुक्ल एकादशी से लेकर बैसाख कृष्ण द्वितीया तक, ठीक है दोस्तों। महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है दोस्तों? तो ये लाल रंग की है। दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? ये कोटा का प्रसिद्ध दशहरा, ठीक है। आगे देखिए आप, हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में, ठीक है। हरियाली अमावस्या का जो मेला है दोस्तों, हरियाली अमावस्या का मेला, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में हुई थी। और इसकी बात करें सन की तो 1809 में, ठीक है, 1809 में हुई थी महाराणा फतेह सिंह के काल में हरियाली अमावस्या का मेला बढ़ता है। तो दोस्तों हरियाली अमावस्या का जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है? तो हरियाली अमावस्या को, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए आप, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भरता है? तो दोस्तों ये ईरान से आए थे दोस्तों, कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे, ठीक है। ख्वाजा साहब का उत्सव लगता है तो दोस्तों ये कब लगता है? रजब माह, ठीक है दोस्तों, रजब माह की 1 से 6 तारीख को। और कहाँ पर लगता है दोस्तों? अजमेर में लगता है, ठीक है दोस्तों। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है तो दोस्तों तो बेणेश्वर मेला, ठीक है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा दोस्तों? तो बेणेश्वर मेला है। अब दोस्तों यहाँ आदिवासी पूछा है, आपसे यूँ पूछ लिया जाए कि शहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो दोस्तों ये सीताबाड़ी, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? सीताबाड़ी एक स्थान पड़ता है दोस्तों 12 ज़िले में, ठीक है, राजस्थान के 12 ज़िले में, ठीक है, 12 ज़िले में पड़ता है। तो सीताबाड़ी में जो मेला पड़ता है वो शहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला होता है। और बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है, बेणेश्वर मेले को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? बेणेश्वर मेले को लिख लीजिए आप, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ, ठीक है, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और जबकि सीताबाड़ी का जो मेला है दोस्तों, सीताबाड़ी के मेले को बोलते हैं हम शहरिया जनजाति का कुंभ, शहरिया जनजाति का कुंभ। शहरिया से संबंधित एक और बात बता दूँ दोस्तों आपको, राजस्थान की आदिम जनजातियों में शहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा दोस्तों 12 ज़िले में पाई जाती है। और 12 ज़िले की बात करें अपन दोस्तों तो कौन कौन से 12 ज़िले के? एक तो किशनगंज, और दूसरी बात करें अपन दोस्तों तो शाहाबाद। इन दो ज़िलों में ये जनजाति पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है तो दोस्तों ये डूंगरपुर ज़िले में होता है। और कहाँ होता है? माही, जाकम, सोम नदियों के संगम पर होता है, ठीक है दोस्तों। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता कौन सी है? तो दोस्तों ये करणी माता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, खाटू श्याम जी का मेला किस ज़िले में आयोजित होता है दोस्तों? दोस्तों 1 मिनट रुकिए आप।
आगे बात करें तो खाटू श्याम जी का मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों। तो खाटू श्याम जी के मेले की बात करें अपन दोस्तों तो फागुन शुक्ल पक्ष की दशमी को, ठीक है, फागुन शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक, ठीक है दोस्तों, द्वादशी तक इसका खाटू श्याम जी का मेला भरता है, ठीक है। बाबा रामदेव का मेला आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों बाबा रामदेव के मेले की बात करें अपन तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक, ठीक है दोस्तों, यानी कि भाद्रपद माह का जो शुक्ल पक्ष है उसकी द्वितीया से एकादशी तक बाबा रामदेव जी का मेला भरता है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। गलियाकोट का उर्स आयोजित होता है दोस्तों। तो गलियाकोट का जो उर्स है वो डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में आयोजित होता है, ठीक है दोस्तों। गलियाकोट उर्स किसकी मज़ार पर होता है दोस्तों? तो ये फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार पर, ठीक है दोस्तों, डूंगरपुर ज़िले में, ठीक है। किस मज़ार को मज़ार ए फ़खरी, ठीक है दोस्तों, किस मज़ार को मज़ार ए फ़खरी कहा जाता है? तो फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार को मज़ार ए फ़खरी कहा जाता है, ठीक है। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। तो दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र गलियाकोट है, ठीक है दोस्तों। गलियाकोट कहाँ पर? डूंगरपुर में, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? गलियाकोट में है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल हैं? तो दोस्तों पंचपीरों की बात करें दोस्तों तो पंचपीरों में रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, मीहा जी हैं, हड़बू जी हैं और गोगा जी भी हैं, ठीक है दोस्तों। कौन कौन? रामदेव जी, पाबू जी, मीहा जी, हड़बू और गोगा जी, ठीक है। पाबू हड़बू रामदेव गोगा जी मेहा पाँचों पीर पधारजू, ठीक है। इस तरह से एक कहावत भी कही जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, गोगा नवमी मनाई जाती है दोस्तों। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को, ठीक है, भादवे की कृष्ण पक्ष की जो नवमी है उसको गोगा नवमी मनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। गोगा मेड़ी स्थित है। तो दोस्तों गोगा मेड़ी की बात करें अपन तो हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है दोस्तों। तेजा जी का मेला आयोजित किया जाता है। तो तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर में आयोजित किया जाता है। ऊँटों के देवता के रूप में पूजनीय लोक देवता कौन है? तो दोस्तों तो पाबू जी है, ठीक है। ऊँटों के लोक देवता के रूप में पूजनीय लोक देवता कौन है? पाबू जी, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये प्रश्न की बात करें अपन तो रीट 2021 में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। रीट 2021 में ये प्रश्न आ चुका है, ऊँटों के देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, पाबू जी का मुख्य स्थान है। तो दोस्तों पाबू मंड, ठीक है दोस्तों, पाबू मंड, ठीक है। पाबू जी का मुख्य स्थान पाबू मंड, ठीक है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मेड़तिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मेड़तिया में हुआ था। और राठौर वंश में कुर्की ग्राम में, ठीक है दोस्तों। गाँव का नाम क्या था? कुर्की, गाँव का नाम था कुर्की। और किस वंश में हुआ था दोस्तों? राठौड़ वंश में, ठीक है दोस्तों, राठौड़ वंश में। ये राजपूत वंश है दोस्तों, राठौर नहीं है, राठौड़ है, ठीक है। मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ था दोस्तों? तो मीराबाई का विवाह की बात करें तो सिसोदिया वंश में भोजराज से, ठीक है दोस्तों, सिसोदिया वंश में हुआ था और सिसोदिया वंश में भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई का जो विवाह होता भोजराज के साथ में, ठीक है। यह प्रश्न सन 2018 की जो रीट थी दोस्तों उसमें पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ ये मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ आपसे, आप विश्वास करिए मेरे पे, इनसे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, आरबीएससी का जो हमारा राजस्थान है, हमारा राजस्थान बुक है उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, दादू दयाल ने कब अकबर से भेंट की थी? तो दोस्तों दादू दयाल ने अकबर से भेंट कब की थी? ये तो 1585 में करी थी दोस्तों। और कहाँ पर की थी? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है दोस्तों? ये तो ये दोस्तों हम बात करें तो ये आगरा के पास में है दोस्तों, ठीक है। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो विश्नोई संप्रदाय की बात करें तो जाम्बोजी थे दोस्तों। कौन थे? जाम्बोजी, ठीक है। जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जाम्बोजी का बात करें अपन दोस्तों तो जाम्बोजी का जन्म 1508 ईस्वी में, 1508 ईस्वी की बात करें अपन तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? पीपासर नागौर में, ठीक है। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जसनाथ जी की बात करें दोस्तों तो कतरियासर बीकानेर में, ठीक है। जसनाथ जी का हुआ था कतरियासर बीकानेर में। और जाम्बो जी की बात करें दोस्तों तो जाम्बो जी का पीपासर नागौर में हुआ था, ठीक है। जसनाथ जी किससे प्रभावित हुए? तो जसनाथ जी की बात करें तो गोरखनाथ जी से प्रभावित हुए थे दोस्तों, ठीक है। राजस्थान के लोक संत जो स्वयं अशिक्षित रहते हुए भी लोगों को शिक्षा से अलग जगाए, तो ये तो दोस्तों श्रद्धा नाथ जी, ठीक है, श्रद्धा नाथ जी, ठीक है। देखो दोस्तों अशिक्षित थे तब भी देखो लोगों में शिक्षा जगाई दोस्तों इन्होंने, ठीक है। श्रद्धा नाथ जी का संबंध किस स्थान से है?
तो श्रद्धानाथ जी की बात करें दोस्तों, तो इनका संबंध हम बात करें तो इनका संबंध है दोस्तों शेखावाटी से, ठीक है। किससे? शेखावाटी से, ठीक है। श्रद्धानाथ जी ने देह त्याग कहाँ पर की थी? तो दोस्तों ये कहाँ पर की थी? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में, ठीक है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में इन्होंने देह त्याग किया था। किसने? श्रद्धानाथ जी ने, ठीक है। किस संत का आदर्श वाक्य है? किस संत का आदर्श वाक्य है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है? तो दोस्तों श्रद्धानाथ जी का वाक्य है, ठीक है। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है तो बस्सी चित्तौड़गढ़, ठीक है। बस्सी चित्तौड़गढ़ काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप। लकड़ी के बेमाण, कावड़, रंगाई छपाई के टप्पे कहाँ बनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये बस्सी चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि बस्सी चित्तौड़गढ़ ही क्या है? लकड़ी कला का प्रमुख केंद्र है। तो देखो दोस्तों, जो बेमाण होते हैं, ठीक है, बेमाण किसके बनते हैं? लकड़ी के बनते हैं। कावड़ किसकी बनती है? लकड़ी की बनती है, ठीक है। और ठीक है, लकड़ी के खिलौने और कठपुतली के लिए, ठीक है, लकड़ी के खिलौने और कठपुतली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दोस्तों देखो, पर बात अलग चीज़ है, या खिलौनों की बात चल रही है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न बन जाता है तो अलग आंसर होगा, ठीक है। लकड़ी के खिलौनों की बात करें तो ये उदयपुर के प्रसिद्ध है। कठपुतली की बात करें तो कठपुतली भी उदयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। लकड़ी की मूर्तियों के लिए, ठीक है, लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये जेठाना डूंगरपुर है, ठीक है दोस्तों। देखो तीनों ही प्रश्न अलग है दोस्तों। आपसे प्रश्न पूछा जाए काष्ठ कला के लिए प्रमुख केंद्र है तो बस्सी चित्तौड़गढ़, इस तरह से पूछा जाए, ठीक है। अब लकड़ी की बेमाण की बात करें, कावड़ की बात करें, रंगाई छपाई के टप्पे की बात करें तो बस्सी चित्तौड़गढ़, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए लकड़ी के खिलौने, देखो यहाँ खिलौने की बात चल रही है, ठीक है। खिलौने की बात करें, कठपुतली की बात करें तो ये उदयपुर की है। और लकड़ी की मूर्तियों की बात करें, ठीक है, लकड़ी की मूर्तियाँ कहाँ की है? या खिलौने की बात नहीं चल रही है, मूर्तियों की बात चल रही है, तो जेठाना डूंगरपुर में, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप। लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? अब देखो यहाँ अलग तरीके से पूछा है, लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये शेखावाटी और बीकानेर का, ठीक है। कहाँ का? शेखावाटी और बीकानेर का, ठीक है, प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं, तो लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का है? शेखावाटी और बीकानेर का प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है तो मोलेला नाथद्वारा, ठीक है दोस्तों। क्या प्रसिद्ध है? मोलेला गाँव है और नाथद्वारा के अंदर है। और नाथद्वारा की बात करें दोस्तों तो नाथद्वारा कहाँ पर है? राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप। टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है। टेराकोटा की जो वस्तुएं किससे निर्मित की जाती है? तो दोस्तों ये अलवर और बाड़मेर में, ठीक है दोस्तों, अलवर और बाड़मेर में टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप। लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों लाख के आभूषण की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, ठीक है, जयपुर और जोधपुर के लाख के आभूषण प्रसिद्ध है। दोस्तों इतने अच्छे क्वेश्चन है यार, ये प्रश्न जरूर आएंगे पेपर में, आप विश्वास करिए मेरे पे, ठीक है। और वीडियो के साथ में बने रहिए, ठीक है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला की बात करें तो प्रतापगढ़ की, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, देखो दोस्तों कच्चा साथ आ गया है, कच्चा साथ को मैं अभी नहीं करवाऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। तो देखो दोस्तों मैंने क्या क्या करवा दिया आपको, देखिए आप, मैंने आपको RBSc, ठीक है, RBSc करवाया आपको। और RBSc में मैंने दोस्तों आपको कच्चा छः, ठीक है दोस्तों, क्या करवा दिया मैंने? कच्चा छः करवा दिया, जो कि हमारा राजस्थान नाम से हमारी पुस्तक आती है, ठीक है दोस्तों, हमारा राजस्थान। इसका कच्चा छः कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास बचा क्या? कच्चा 7, कच्चा 8, कच्चा 9, कच्चा 10, ठीक है। इसके अलावा कच्चा 11 और कच्चा 12, इनको मैं जल्द दो वीडियो में समाप्त कर दूंगा। कच्चा 7 को भी मैं 2 वीडियो में आपको समापन कर दूंगा दोस्तों। तो वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। ये दोस्तों निचोड़ है एक तरह का, ठीक है, RBSc की बुकों का एकदम निचोड़ है दोस्तों। और इनसे बाहर प्रश्न आज दिन तक आया भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो गया हो, चाहे LDC का हो, LDC हो, इसके अलावा दोस्तों BSTC प्री हो, PTT हो, ठीक है, जो कि B.Ed का एंट्रेंस होता है उसमें भी इससे प्रश्न आते हैं। इसके अलावा चाहे पटवारी हो, पुलिस कांस्टेबल हो, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये सब प्रश्न जितने भी हैं दोस्तों सब यहीं से बन रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। देखो दोस्तों वीडियो देखने से आपको क्या फ़ायदा होगा? वीडियो देखने से आपको फ़ायदा ही होगा कि इस दौरान दोस्तों आपकी देखो, एक तो स्वर्णेंद्रियाँ, यानी कि स्वर्णेंद्रियाँ, इसके अलावा आपकी दृश्येंद्रियाँ, ठीक है, यानी कि आपके तीनों अंग काम कर रहे हैं, श्रव्य दृश्य, ठीक है, श्रव्य दृश्य, ठीक है। तो ये दोनों अंग आपके जब काम कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको पेपर में कहीं से भी प्रश्न बन जाएगा दोस्तों, और आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यार मैंने ऐसा सुना था, क्योंकि मेरी आवाज़ है ना, ये आपके पेपर में कानों में गूंजेगी दोस्तों, ठीक है।
तो इस तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने कच्चा छः कंप्लीट कर लिया है हमारा राजस्थान। इसके अलावा मैंने दोस्तों आपको RBSC की जो बुक चलती है, RBSC में कक्षा 6 में कौन सी बुक चलती है दोस्तों, एक अलग से बुक चलती है, उसका मैंने कक्षा 6 भी कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, कक्षा 6 भी कंप्लीट करवा दिया। इस प्रकार से हम कक्षा 6 को लगभग फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, कक्षा 6 हमारा लगभग फिनिश, ठीक है, फिनिश हो चुका है। अब हम कक्षा 7 को करेंगे और कक्षा 7 में हम पहले बुक को कवर करेंगे और बुक के बाद में हम दोस्तों हमारा राजस्थान को कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए।